अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू ट्रिब्यून की एक और पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जुनैर। नाज़रीन, इसराइल और ईरान के दरमियान तनाज़ा एक पेचीदा और गहरा मसला बन चुका है जो कई दहाइयों से चला आ रहा है। इस तनाज़े की जड़ें सियासी, इलाकाई और नज़रियाती इख्तलाफात में हैं। इस हवाले से आज बात करने के लिए पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद है बिलाल इफ्तिखार खान, जिनकी बैनुल अक़वामी अमूर पर बड़ी गहरी नज़र है। बिलाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें वक्त दिया। बिलाल साहब, ईरान और इसराइल के दरमियान हालिया तसादम की असल वजूहात क्या हैं? क्या इस हमले का ताल्लुक ईरान के जौहरी प्रोग्राम से है या फिर ये हालिया वाक़ियों का रद्द अमल है? ना इसका ताल्लुक जोहरी प्रोग्राम से है, ना ही जो है किसी और चीज से। बेसिकली अगर आप तारीख के ऊपर नजर डालें तो आपको ये पता चलता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर ऑटमन्स जब जंग हारते हैं तो उसके बाद जिस तरीके से बंदरबांट होती है नंबर वन, और फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले जिस तरीके से एक अननेचुरल स्टेट ऑफ इसराइल जो है वो बनाई जाती है। जिस तरह यूरोप से भर भर के ज्यूज को यहाँ पे भेजा जाता है और उनसे जो है दो 1917 के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है बेल्फोर डिक्लेरेशन के रूप में वो वादा करती है कि उनको एक जूइश होमलैंड जो है वो फलस्तीन के अंदर बना के देंगे। और उसके बाद हम देखते हैं कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसे इजरायली कहते हैं और हम उसे वॉर ऑफ ऑक्यूपेशन कहेंगे 1948 के अंदर, उसके बाद एक जो है कत्लेआम नस्लकुशी शुरू होती है फलस्तीनियों को, जिनको निकाला जाता है उनके एरियाज में। हाँ, ये किसी हद तक बात ठीक है कि ऑटमन्स ने जब यहाँ पे उनको बसाना शुरू किया तो वो किस लिए बसाना शुरू किया कि पूरे यूरोप के अंदर इनके पॉग्रम्स हो रहे थे। पॉग्रम्स बेसिकली इसलाह जो यूज होती है कि यहाँ पे नस्ल कुशी हो रही थी, इनको छोटी छोटी आबादियों के अंदर स्लम्स के अंदर धकेला हुआ था और इनके ऊपर हर बुरी चीज इनके ऊपर डाल के इनको मारा जाता था। तो वो जमाना था जिस वक्त मुस्लिम ऑटमन्स, या आप उससे भी बैक पे चले जाएं, पीछे चले जाएं, तो हमारे जब स्पेन के अंदर, मॉरिश स्पेन के अंदर इनको इज्जत दी जाती थी, इनको वज़रा तक ये लोग पहुंचे जूस को, और जूस अपने आप को बड़ा रिलैक्स फील करते थे इस्लामिक ममलिकतों के अंदर। तो बात हो रही थी जो इस वक्त ईरान की, तो इसकी बैकग्राउंड आपको सेकंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद होगी। अब यहाँ पे एक अननेचुरल ब्रिटिश जो है, क्योंकि मैंडेट है फलस्तीन, यहाँ पे एक रियासत उनको बना दी जाती है, फलस्तीनियों के कत्लेआम को उनको इजाजत दी जाती है, दिखावे के तौर पर रोकने की कोशिश की जाती है, लेकिन मुसलमानों का नकाबा जिसे कहते हैं जो पहली थी उनको मारा जाता है, निकाल दिया जाता है। अच्छा, ईरान जो है, ईरान रजा शाह पहलवी के दौर के अंदर बहुत क्लोज अलाई है इसराइल का भी और अमेरिकन कैंप के अंदर है। और आपको अच्छा। पता है कि उस जमाने के अंदर जो ब्रिटिश को राइट्स मिले हुए थे और अमेरिकन को राइट्स थे ऑयल एक्सप्लोरेशन के। 1953-54 के अंदर अवाम भारी मैंडेट से एक वजीर आजम सिलेक्ट करती हैं जो नेशनलिस्ट वजीर आजम है, जो नेशनलाइज कर लेता है ऑयल एफर्ट्स जो इनके रिसोर्सेज हैं। और उसका असर ये होता है कि शाह साहब तो छोड़ के भाग जाते हैं ईरान, और जी। एक साल के अंदर अंदर CIA और MI6 एक काउंटर कू करवाती है और मुसद्दक जो है ना उसको हटा दिया जाता है। उसके बाद कहाँ पे वो गया तारीख में उसका नहीं मिलता, यानी कि जेल में चला जाता है, और जो शाह ऑफ ईरान है वो वापस आ जाता है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलती होती है क्योंकि आप अवाम के सेंटिमेंट्स को दबा नहीं सकते हैं। थोड़ी देर के लिए मैनेज तो किया जा सकता है, लेकिन अवाम के वही सेंटिमेंट्स जो हैं, जो उनको एक लग रहा है कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, अलीट अमीर से अमीरतर होती जा रही है, हमारे लिए जिंदगी सख्त से सख्त हो रही ये है। नहीं कि ये जो ईरान ने अपना कैंप चेंज किया, ये 1950s में जो है इसराइल का साथ छोड़ा और वो फिर। नहीं नहीं, छोड़ा नहीं, छोड़ा अभी चल रहा है वो, क्योंकि स्टेटस कू बहाल हो गया है। स्टेटस कू कैसे बहाल हुआ है कि CIA और MI6 काउंटर कू के जरिए शाह वापस आ जाता है। अब इससे जो जो एक नफरत है अवाम के अंदर, इसकी क्यादत इमाम खमीनी के हाथ में आ जाती है। इमाम खमीनी जलावतन हो जाते हैं, लेकिन 79 में आपको पता है वो आते हैं। अब जो पैराडाइम जो है ना ईरान की पॉलिटिक्स का, वो एकदम शिफ्ट हो जाता है। पहले एक लिबरल है सोसाइटी है, क्योंकि अलीट जो है वो लिबरल है। अब रिलीजियस जो है इस इनकलाब के बाद वो आ गए हैं। तो आपको बिल्कुल। पता है असमा अशरी जो अहले तशी है, उनका एक बहुत बड़ा जो अकीदा है वो इमाम मेहदी का जहूर है, जिनको वो 12वें इमाम मानते हैं। और जी, ऐसे। उनका एग्जैक्टली अगर आप उनको पढ़ें, उनके मतलब लिटरेचर खुद सुन्नी और शिया दोनों हवालों से, तो उनका जहूर भी बेसिकली जब दज्जाल के आने से पहले होगा, जब यही फलस्तीन के अंदर और यही इसी मिडिल ईस्ट के अंदर एक बड़ी जंग का आगाज होगा। तो एक इंटरेस्ट, रिलीजियस इंटरेस्ट भी है। अच्छा, अब क्या होता है कि जब 79 का इनकलाब आता है तो अमेरिकन इंस्टेड के
डिप्लोमेटिकली काम नहीं, वो इसे अपनी शिकस्त और अपने लिए जो है ना एक इंसल्ट समझते हैं। और ईरान के साथ जिस तरह का फिर बिहेवियर शुरू हो जाता है, पाबंदियां लगती हैं। अब जब पाबंदियां लग रही हैं तो इन जो ईरान जो है वो और एक शल में आ रहा है, और वो एक गलत किस्म की सोच अमेरिका के लिए रखता है, और इसी के ये अंदर हम खमीनी देख के आने के बाद जो है ये पाबंदियों का सिलसिला शुरू होता है। शुरू होता है। हाँ जी, क्योंकि अमेरिकन को ये लगता है कि उनका जो मेन बंदा था, जिसके जरिए वो दुनिया की चौथी बड़ी जो ऑयल पावर को कंट्रोल कर रहे थे और एक्सप्लॉइट शाह। कर रहे थे, शाह ऑफ ईरान, वो अब चला गया है। अब उनको ये लग रहा है कि अब जो है उसका जो, क्योंकि ऑपोजिट आया है बंदा, तो वो हमारे भी ऑपोजिट होगा। और फिर हम एक यूरोप का बिहेवियर देखते हैं ईरान के खिलाफ पाबंदियों के अंदर। पहले इराक को इंस्टिगेट किया जाता है, ईरान इराक वॉर होती है, आपको पता है। इराक हमला कर देता है सदाम हुसैन, ईरानियंस को लड़ना पड़ता है। 12-12 साल के बच्चे उस जंग के अंदर जो है लड़ते हुए मारे जाते हैं, जाँ बहक होते हैं, शहीद होते हैं। जो आप जिस एंगल से देख रहे हो उसी एंगल के मुताबिक। तो ये वो चीजें हैं कि जो पैदा कर रही हैं। और अमेरिका और जो वेस्ट जो है इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, वो ये है कि आपको पता है कि मल्टीपोलैरिटी का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। चाइना और रशिया बहुत इफेक्टिवली जो है वो कई मकामात पे अमेरिकन को और वेस्ट को जो है वो चैलेंज कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक मैं मजे की बात बता दूं कि इस वक्त क्योंकि ईस्ट की तरफ से, चाइना की तरफ से एक थ्रेट आ रहा है, और चाइना जो है वो एक ग्लोबल पावर बन चुका है। आपको पता है कि कई मकामात पे हमने देखा है कि अमेरिकन ने चाइना के साथ जब सींग फंसाए हैं, जिसे बाय द वे टेक्निकल तौर पे कहा जाता है थ्यूसिडाइड ट्रैप। ये एक ऐसा ट्रैप है जिसमें एक नई उभरती हुई पावर के साथ जो है पुरानी जो पावर है वो सींग लड़ाती है, क्योंकि उसे ये इंसिक्योरिटी होती है कि कहीं ये मुझे रिप्लेस ना कर दे। आपको पता है कि इस वक्त दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी जो है वो चाइना है। इसी तरीके से इस वक्त दुनिया की पहली जो सबसे बड़ी जो नेवल फोर्स है वो चाइना के पास है। और आप ये भी जानते हैं कि खुद अमेरिका और चाइना के दरमियान तकरीबन 600 बिलियन का जो है कारोबार या तिजारत चल रही है। तो एक तरफ अमेरिका को जरूरत भी है चाइना की, दूसरी तरफ वो चाइना से डरता भी है। अच्छा, अब होता ये है अच्छा कि बिलाल अगर साहब, हम मैं आपसे यहाँ पे सवाल, आपकी कता कलामी माफ, मैं पूछना चाहूंगा, क्या ये जो आपने सारा बैकग्राउंड बताया है ईरान का, क्या इस टाइम उम्मत मुस्लिमा खास तौर पे पाकिस्तानी ये समझ रहे हैं कि ईरान ने इस फ़लस्तीन के लिए ये आवाज़ उठाई है और ये जो हमला किया है इसराइल के ऊपर, इसकी वजह फ़लस्तीन है? लेकिन क्या ये बैकग्राउंड नहीं है जो आपने बताया? उससे तो हमें लगता है कि ये ईरान का बैकग्राउंड है, सालों देखें। पुराना एक मसला जो है वो चलता आ देखिए, रहा है। ईरान को आपने एक बंदे को कॉर्नर किया हुआ है, एक मुल्क को कॉर्नर किया हुआ है, अब उसने अपना सर्वाइवल तो करना है। ठीक है। अब वो अपना इन सर्वाइवल शॉर्ट आप किस मुझे तरह बताएं करेगा? कि इसकी रीजन क्या है, इस हमले का उसकी बैकग्राउंड रीजन क्या है? ईरान का अपना पर्सनल मामला है या इसमें फलस्तीन की सपोर्ट है? फलस्तीन एक मेन रीजन है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमास जो है वो भी इन अलायंस है विद ईरान। और हमास के आपको पता है कि चीफ इस्माइल हानिया को जुलाई के अंदर जिस तरीके से तेहरान में शहीद किया गया, कत्ल किया गया, उसके बाद जो ईरान के अपने डिफेंस के हिसाब से जो उन्होंने एक रेड लाइन बनाई हुई थी वो हिजबुल्लाह थी। और आपको पता है कि हफ्ता पहले जिस तरीके से हसन नसरुल्लाह को शहीद किया गया, ये एक बहुत बड़ी वजह थी कि अगर ईरान स्ट्राइक ना करता तो उसका डेटरेंस जो है ना वो खो दिया जाता, इसराइल क्योंकि अभी तक फिर खामोश बैठा है कि उसने जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या इसकी वजह, क्या देखें उसकी ईरान के जो पास मुमकिन न्यूक्लियर वेपन है? कह सकते हैं कि वो थ्रेश होल्ड तक तो पहुंचे हुए हैं, लेकिन ये कोई कंफर्म बात नहीं है, स्पेकुलेशन है। मैं ये क्या समझता ये हूँ कि इसराइल को ये पता है कि ईरान के ऊपर वो हमला करता है तो ईरान के पास जो मिसाइल सिस्टम है उसका वो बहुत ज्यादा जो है इफेक्टिव है, नंबर वन बात। मे दूसरी भी बात न्यूक्लियर ये कि अटैक भी अगर कर सके? न्यूक्लियर तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि न्यूक्लियर के ऊपर पहुंचना ये तो एक एक्सट्रीम चीज होती है, क्योंकि न्यूक्लियर के बाद हमले के बाद जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, जो इफेक्ट्स होते हैं, वो सिर्फ उस मुल्क को ही नहीं खराब कर रहे होते, उसके पूरा आसपास के मुल्क पूरा खिता उसकी लपेट में आ जाएगा। हिस्सा जो है ना वो उसकी लपेट में आ रहा होता है। अच्छा, क्या तो ये जो ईरान इसराइल के दरमियान जो एक बड़ी जंग का खदशा है, क्या ये महदूद रहेगा या पूरे खिते में फैल सकता है, जिसमें पाकिस्तान भी आता है, अफगानिस्तान भी आता है, मशरक वस्ता भी आता है? क्या ये इसकी लपेट में आ सकते हैं? देखिए जी, अगर तो ये इराक जो इसराइल जो है वो रिटेलिएट करता है, और इसराइल रिटेलिएट करेगा, क्योंकि उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो खत्म हो जाती है। आपको पता है कि अभी तक जितनी जंगें लड़ी हैं उसमें उसका पलड़ा भारी रहा है। और अरब्स जो हैं, आपको 73 की वॉर के बाद, कैंप डेविड के बाद, जो सबसे बड़ा दुश्मन था इजिप्ट, उसको सुलह के ऊपर उतरना पड़ गया। और इसी तरीके से आसपास की जो रिजीम्स हैं वो
अमेरिकन के थोड़े से करीब भी हैं, और उसके अलावा जो है वो साइकोलॉजिकली इस बात को मान गई है कि इसराइल बहुत ताकतवर है। लेकिन इस दफा क्या हुआ है कि पहले हमास ने उनको जो है अक्टूबर के अंदर चैलेंज किया, उसके बाद हिजबुल्लाह कर रही है, अब ईरान कर रहा है। तो उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी बचानी है, क्योंकि जंगल है, दुनिया की मिसाल दी जाती है जंगल है। यहाँ पे अगर आपकी पावर होगी तो आप सरवाइव करेंगे, वरना दूसरे आपके मुखालफिन आपको पाकिस्तान की क्या मार। पोजीशन होगी अगर देखिए इन पाकिस्तान केस की अगर कोई आवाम तो, रिटेलिएशन आती है तो पाकिस्तान क्या करेगा, अपनी पोजीशन क्या पाकिस्तान लेगा? की आवाम तो जी फलस्तीनी भाइयों के साथ है, और फलस्तीनियों के साथ है। शायद ही कोई ऐसे लोग हों पाकिस्तान के अंदर लेकिन जो इस हमारे वक्त। हुक्मरान तो ये नहीं सोचेंगे ना कि हमारे सेंटिमेंट्स क्या है, हुक्मरान देखिए, हुक्मरान तो अपने। जी। हुक्मरानों को भी एट द एंड जो है वो जो है अवाम की विशेष के सामने जो है क्योंकि करना फॉरेन पड़ता है। पॉलिसी और भी देखनी है, हम पहले ही कर्जे के बोझ काफी तले बैठे हुए मामला हैं, है, हमें आईएमएफ काफी के मामला। मोहताज हुए हुए हैं, हमारे पास इस टाइम इकोनॉमिकली हमारे पास एक बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आपको पता है कि इसराइली अखबारात इस बात पे कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान से ट्रेंड होकर हम फलस्तीनी जो है स्टेट, उसके ऑफिसर्स को हम लोग ट्रेन करके भेजते हैं। तो इसराइलियों को ये बड़ा है कि जो पाकिस्तान से ट्रेन होके ऑफिसर्स आ रहे हैं फलस्तीनी अथॉरिटी के, वो बहुत डेडली हैं, और उनको कंट्रोल करना जो है बहुत वेल ट्रेंड आ रहे हैं। तो पाकिस्तान बहैसियत मुस्लिम मुल्क, पाकिस्तानी रियासत जो है किसी ना किसी तरह तो इस मामले में कंट्रीब्यूट कर रही है। तो हमें ये भी एक्नॉलेज करना पड़ेगा, हमारे ऊपर देखें कंपल्शन है। अब अलमिया ये है कि जब आप उम्मत के कॉन्सेप्ट से दूर हो जाते हैं, और आप इस वक्त जो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान के नहीं मुस्लिम उम्मा का भी ये आ रहा है कि हम लोग जो चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं वो वेस्टर्न पैराडाइम्स की रोशनी में कर रहे हैं, क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकली हम अपने आप को कमतर समझने लग गए हैं। लेकिन बात यह है कि वेस्टर्न पैराडाइम्स के सोच के साथ चलने का मतलब ये है कि जो एनालिसिस का जो रिजल्ट आ रहा है वो अकॉर्डिंग टू उसी माइंड फ्रेम के तहत आ रहा है जिससे वेस्ट सोचता है, जिसका फायदा वेस्ट उठा रहा है। लेकिन अब आज़ादी की बेदारी की तहरीकें आपको पता है पूरी उम्मा में जी, चल रही हैं, और सबसे बिल्कुल पहले चल रही आपने। है, आवाम नई जनरेशन निकल के आ रही है। बिलाल साहब, मुझे ये बताएं कि ईरान और इसराइल के दरमियान में क्या मुज़ाकरात का कोई इम्कान है? क्या दो रियासती हल, जिस पे अरब भी बात करता है, यूरोप समेत कई ममालिक इस बात पे बात करते हैं कि टू स्टेट जो है वही सॉल्यूशन है, क्या इसके तहत कोई मुज़ाकरात हो सकते हैं? देखिए पहली बात तो ये है कि ईरान ने ये दूसरी स्ट्राइक की, पहली दफा भी उसे मजबूर किया गया कि वो स्ट्राइक करे जो अप्रैल के अंदर हुई थी, और इस दफा भी वो अपने टेंशंस को खो रहा था अगर वो रिएक्ट नहीं करता। इसलिए ईरान ने बर्सियन स्ट्राइक्स की, जिसमें उनके फौजी अड्डे, उनके गैस के जखायर और मोसाद का हेडक्वार्टर जो है उसको हिट किया गया। अच्छा और अच्छा टू खासा स्टेट नुकसान हुआ है और बताया नहीं जा रहा। बताया इसराइल नहीं इस जा पे रहा। खामोश हो देखें गया। जब जब ये भी इसराइली ये एक कहते हैं कि थोड़ा क्रेडिबिलिटी का सा एक नुकसान सवाल है हुआ है, उनका। जब इसराइली खुद इस चीज को एडमिट करती है इसराइली आर्मी के थोड़ा सा नुकसान हुआ है, तो थोड़ा सा नहीं हुआ, फिर अच्छा खासा जी, नुकसान उनके हुआ टैंक तबाह हुए हैं कि $35 लाख की मालियत का एक टैंक है, और उनकी एक है। टैंक नहीं, वो वीडियो है भी वायरल एफ हुई हुई है जिसमें इसराइली एफ फौजी थर्टी उठा के फाइव भाग रहे हैं उनके अपने साथियों को। साथियों को भाग रहे हैं। F-35 की बेस थी उसके ऊपर। सुनने में ये आ रहा है कि 20 के करीब जो है उनके F-35 जो लेटेस्ट अमेरिकन टेक्नोलॉजी है वो तबाह हुए हैं। देखिए टू स्टेट्स जो निज़ाम है, पहली बात तो ये है कि एज अ मुस्लिम मैं तो नहीं मानता कि मेरा घर है उसके ऊपर कोई आके हक अदा करने यानी कि जताने लग जाए, उसके बाद कहा जाए मुझे कि यार सुलह कर लो, ठीक है ये 2 कमरे उसे दे दो। अच्छा अगर इस पे मैं एक बिलफर्ज बात हम करने के लिए तैयार भी हो जाते हैं, तो क्या इसराइल इसे मानता है? हमें पता है कि इस वक्त नेतन्याहू जो एक्सट्रीम राइटिस्ट है, एक फनेटिक जायनिस्ट है। अच्छा जायनिज्म और जुदाइज्म में फर्क है। जुदाइज्म या जिनको जूस कहते हैं वो नॉर्मल और अच्छे लोग हैं, लेकिन जायनिज्म जब आ जाता है तो जायनिज्म एक रेशियल सुपियोरिटी और एक नफरत भरी जो है नेशनलिस्टिक सोच लेके आता है, जो हमें नजर आ रहा है। आपने देखा कि खुद जूस की अक्सरियत ने यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, फलस्तीन के अंदर जो है मुजाहिरे किए हैं इसराइल की जो हमास के खिलाफ नाम लेके इन्होंने जो वेस्ट बैंक और गजा के अंदर एग्रेशन की है। तो जो है ये नेतन्याहू ये तो खुद जायनिस्ट है। और अगर आप इजरायली अखबारात उठा के सर्च करें तो आपको पता चलेगा कि देर इज अ बिलीव दैट ही इज इन कांटेक्ट विद मसीहा, जिसका इंतजार जायनिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस वजह से एक इनके जो ऑर्थोडॉक्स जूज हैं उन्होंने एक अथॉरिटी भी उसे दे दी है कि वो जो कुछ कर रहा है वो मसीहा के कहने के ऊपर कर रहा है।
तो हमें एक फैनेटिसिज्म नजर आ रहा है। और दूसरी बात, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आप सर्च करते हो आपको मिल जाएगा, इजरायली आर्मी के पैच जो हैं उसके अंदर जो इसराइल क्लेम करता है ग्रेटर इसराइल, वो तो नील से लेके जो है आपके इराक का हिस्सा भी आ जाता है नीचे, जो है आपका सऊदी अरब का भी काफी हिस्सा आ जाता है। और हमें ये नजर आ रहा है कि बड़ा रैपिडली जो है उसको करने के लिए, मसला गजा इस वक्त ढेर बन चुका है, ठीक है ना, वो रहने के काबिल जगह नहीं रही है। इसी तरीके से चलो गजा के अंदर तो हमास आप कहते थे कि उसकी हुकूमत थी, वेस्ट बैंक में कौन सी हमास थी? आपने वेस्ट बैंक में भी उसी तरीके से, और वीडियोस ये सरासर मैं, नस्ल कशी की जा रही है वहाँ पे। नस्ल अ, खुशी की जा रही गजा है। की अंदर नस्ल कशी फोर्टी की टू जा रही है और थाउजेंड यहूदी बस्तियों को वहाँ पे आबाद किया जा रहा है। इतना इतना मैसिव जो इंसानी जानों का ज़िया है, वो मेरे ख्याल में वर्ल्ड वॉर 2 में हिरोशिमा और नागासाकी में न्यूक्लियर अटैक के बाद भी नहीं हुआ, जितने अब जो जाने हैं वो ज़ाया हमारी हुई है जा वहाँ रही, पे। देखें 42,000 तो इस वक्त यूएन वगैरह कह रही है ना, इंटरनेशनल। जी, अब जो फोर्टी फिगर टू है। थाउजेंड कैजुअलिटीज हो चुकी हैं, और 42,000 का मतलब ये है कि अगर आप पाकिस्तान इंडिया की जंगें देख लें, बड़ी इंटेंसिव होती हैं, बड़ी स्पीडी होती हैं, तो आपको तीनों जंगों में 48 से लेके कारगिल तक इतनी कैजुअलिटीज सिविलियंस और फौजियों की नहीं मिलेंगी जो आपको यहाँ पे मिली। आप किसी भी जंग को उठा के देखिए, आप इसे अच्छा, मानोगे इन दुनिया चीज़ों की का कोई। सलूशन क्या है? आपको क्या लगता है कि ये मामला किस तरफ जाके खामोश होगा? क्या तीसरी जंग अजीम हो सकती है, या कोई मेरे ख्याल में नई बिल्कुल होगा, गवर्नमेंट आएगी यूनाइटेड कुछ स्टेट्स भी में नहीं होगा, अमेरिकी इंतखाबात में, कुछ उसके भी बाद यह नहीं होगा, मामला इसी तरह चलता रहेगा? क्योंकि मामला इससे ज्यादा इंटेंसिफाई करेगा। ट्रंप के भी आपने बयानात देख लिए हैं, कमाला हैरिस के भी आपने देख लिए हैं, तो कोई किसी किस्म का होप नहीं है। उसकी वजह एक मैं बताता हूँ कि मैं, मेरा मानना ये है वो कि जब आप इस वक्त का ये कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं ना, क्राइसिस देख रहे हैं, तो इसके दो लेवल्स हैं। एक लेवल है अरब इजरायली, ईरान इजरायली कॉन्फ्लिक्ट, और एक है ग्रेट पावर। अगर आज इसराइल जो है यहाँ पे हार जाता है, तो ये यूरोप की एक बहुत बड़ी शिकस्त है। जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, वेस्ट ये समझता है कि इसराइल की हार का मतलब है कि मिडल ईस्ट से विड्रॉल, और दुनिया की स्टेज के अंदर जो है उनको एक बहुत बड़ा धचका लगेगा। इसलिए वो जो कहते हैं ना, अपने बटेरे को वो किसी भी हालत में हारने नहीं देगा। इसीलिए आप देखें कि एक तरफ जो है ह्यूमन राइट्स के क्या, जो है 42,000 लोग शहीद हो जाते हैं, और वहां पे अमेरिकन गवर्नमेंट जो है हर महीने जो है पैसे छोड़ रही है। खुद यूरोप के अंदर नॉर्वे को छोड़ के, या कुछ और जो अच्छे ममालिक हैं, या आपका स्पेन को छोड़ के, आप देख लें कि इसराइल के बारे में गलत बात करना कितना बड़ा जुर्म है। यानी कि आपने इसराइल के जुल्म के ऊपर बात की, एंटी सेमेटिसिज्म का आपके ऊपर इल्जाम लगा, और आप जो है ना कुछ अरसे के लिए जेल के अंदर चले गए। तो इस किस्म की जहां पे सोच हो, तो वहां पे क्या आप सोचते हैं, क्या आप ये तसव्वुर कर सकते हैं वेस्ट में बैठा हुआ कोई बंदा कि फलस्तीनी कहेंगे 42,000, बस भाई हाथ जोड़ते हैं, हम अपना घर छोड़ते हैं? कोई अपना घर नहीं छोड़ता है। जी, बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही उर्दू ट्रिब्यून की आज की पॉडकास्ट का वक्त खत्म होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।